कैसे हो आप। नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक नया मॉडल पेपर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये आपके कक्षा 6 से 8 तक का पेपर है, यानी कि सामाजिक अध्ययन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। लेवल 2 वालों के लिए सामाजिक अध्ययन 60 क्वेश्चन होंगे कुल। आपके 60 नंबर के आते हैं एग्जाम के अंदर। तो पूरा सिलेबस पे बेस्ड पेपर होने वाला है ये। 60 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। कुछ नए टॉपिक वगैरह जो ऐड हुए हैं उनसे संबंधित भी यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछेंगे। और पूरा का पूरा जो ये पेपर होगा वो NCERT प्लस RBSC बेस्ड ही होने वाला है। देखो, NCERT और RBSC में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या फ़र्क है इनमें। बस फ़र्क इतना सा है कि जो RBSC वाली बुक्स होती है ना दोस्तों, इनमें थोड़े फैक्ट ज़्यादा आते हैं। जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम होती है ना, उनके हिसाब से RBSC थोड़ा ज़्यादा बेस्ट है। जो नई वाली RBSC ना, उनकी बात कर रहे हैं हम, पुरानी वाली की नहीं कर रहे। बाकी मैटर तो दोनों में सेम ही है। NCERT वाला ही मैटर RBSC में भी है, लेकिन RBSC में कुछ फैक्ट ज़्यादा है जिनसे क्वेश्चन पुटअप ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश हमने इनमें से ही बनाने की करी है, RBSC से ही। तो देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं इस पेपर के अंदर। आपके कुल टोटल 12 यूनिट हैं। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे करके आपके 12 यूनिट से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर के अंदर। वो उसी तरह से यहाँ पर भी बनाए गए हैं। हर यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनसे 5-5 प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सी फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ से संबंधित है? भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, उपासदगाओ सूत्र, या तो फिर उपरोक्त सभी। क्या उत्तर होने वाला है इस प्रश्न में? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या उत्तर बताने जा रहे हैं। डी ऑप्शन बताने जा रहे हैं। हालांकि ये बात तो सही है, चलो मान लिया आपकी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं भगवती सूत्र के अंदर क्या है, आचरांग सूत्र में क्या है, उपास दगाओ सूत्र में क्या है? तो सुनो, भगवती सूत्र की अगर हम बात करते हैं ना, तो भगवती सूत्र के अंदर दोस्तों जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख कहाँ है? भगवती सूत्र में है। ध्यान रखिएगा, ये 16 महाजनपद आपके टॉपिक में भी है, सिलेबस में भी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उपास दगाओ सूत्र के अंदर क्या है, इस सूत्र के अंदर दोस्तों जो महावीर स्वामी थे ना, उनके समय के 10 समृद्ध व्यापारियों का उल्लेख मिलता है। महावीर स्वामी के समय के 10 व्यापारियों का। और वो व्यापारी कैसे? समृद्ध व्यापारी, जैसे टाटा बिरला, मुकेश अंबानी, ऐसे अंबानी परिवार हो गया। ऐसे जो व्यापारी है ना, उस तरह के उस टाइम में भी ऐसे व्यापारी हुआ करते थे जो काफ़ी अच्छा व्यापार करते थे। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम बात करते हैं आचरांग सूत्र की, दोस्तों इसके अंदर क्या है ना, जो जैन भिक्षु थे ना, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और महावीर स्वामी की जो 12 वर्ष की कठोर तपस्या थी ना, इसके बारे में वर्णन मिलता है आचारांग सूत्र के अंदर। किसके बारे में मिलता है? जैन भिक्षु जो थे, जो मांग करके खाया करते थे अपने जीविकोपार्जन, एक दिन का खाना एक दिन के लिए मांग करके खाते थे। तो जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और महावीर स्वामी की जो 12 वर्षीय कठोर तपस्या है, उसका वर्णन मिलता है इसमें। राइट, चलिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब आप क्या पूछ रहा है हमसे। ये प्रश्न है हमारे सामने, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्न में से किसका संबंध महायान बौद्ध मत से था? बताइए। माध्यमिक और योगाचार, विज्ञानवाद और स्थिरवाद, महासंघिक और थेरनवाद, और वैभाषिक और शौत्रांतिक। महायान बौद्ध मत की 2 प्रमुख शाखाएं माध्यमिका और योगाचार। नंबर 1 ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में सही होगा दोस्तों। देखो, माध्यमिका को आप है ना शून्यवाद के नाम से भी जान सकते हैं दोस्तों। किस नाम से? शून्यवाद के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर हम इसकी विज्ञानवाद की बात करें तो विज्ञानवाद को है ना योगाचार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये विज्ञानवाद भी कहलाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ये हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक और शौत्रांतिक, बट ये महायान के हैं। ठीक है, ये हीनयान के हैं, ये महायान के हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी पूछ ले तो मैं बता देना।
ये हीनयान और ये महायान। आगे चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न की ओर। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को कहाँ का उपराजा बनाया था? बताइए, चंपा, काशी, कौशल और वैशाली। क्या उत्तर होगा इसमें? राइट आंसर जल्दी बता दीजिए। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को कहाँ का उपराजा बनाया था? दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा पहला ऑप्शन, चंपा का बनाया था। बिंबिसार ने सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किया था। अगर आपसे पूछ लेना कि बताइए किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किया था, तो आप क्या बताओगे भाई? बिंबिसार ही बताओगे। यहाँ पे राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? आया आपको कुछ कोई मूवी याद आई? बाहुबली। तो महिष्मती साम्राज्य था ना, उसी की बात की जा रही है। वत्स, अवंती, कंबोज और गांधार। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? बढ़िया दोस्तों, इस प्रश्न में हमारा आंसर आएगा अवंती। क्या आएगा ऑप्शन नंबर? अवंती राइट आंसर आएगा। महिष्मती दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, दक्षिणी अवंती की राजधानी। ओके, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। 5वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए, किसका उत्तराधिकारी? अशोक का उत्तराधिकारी। बता दीजिए, कुणाल, बिंदुसार, राहुल, या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें? निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? गाइज, अशोक का उत्तराधिकारी था यहाँ पे कुणाल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला राइट आंसर। वायु पुराण के अनुसार अशोक के बाद में कुणाल ही शासक बना था। ये जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बताइए, चीनी यात्री फाहियान भारत में किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर? बढ़िया, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक था, एक गुप्त शासक था ना। चलिए, तो इसी के टाइम में भारत आया था चीनी यात्री फाहियान। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? चोल वंश का राजस्व अधिकारी आपसे पूछा जा रहा है। चोल नायक, शेरुंदरम, वरिपोतका और वेरुमक्कल। नाम सुने आपने? नहीं, कोई नहीं, सुन लोगे। क्या आंसर होगा? वरिपोतकक। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चोल वंश का राजस्व अधिकारी हुआ करता था वरिपोतकक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन। तो जरा उत्तर बताइए, निम्न में से कथन असत्य कौन सा है? क्या गलत कथन की बात की जा रही है यहाँ पे? बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण शैलेंद्र वंशी शासकों ने करवाया था। चीनी साहित्य में जावा का एक अन्य नाम होलिंग भी मिलता है। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाट्य है जो व्यंग कहलाता है। बोरोबुदुर स्तूप की खोज सर टॉमस रो ने करी थी। तो क्या उत्तर होगा बता दीजिए। यस, देखो दोस्तों, यहाँ पे असत्य की अगर हम बात करें ना, यहाँ पे ये वाला सत्य है। बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण शैलेंद्र वंशी शासकों ने करवाया था, याद कर लेना, ये सत्य है। चीनी साहित्य में जावा का एक अन्य नाम हीलोंग भी मिलता है, ये भी सही बात है। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाट्य है जो व्यंग कहलाता है, ये भी सही बात है। बट बोरोबुदुर स्तूप की खोज सर टॉमस रो ने की थी, ये एक सही बात नहीं है। बोरोबुदुर स्तूप की खोज करी थी टॉमस रेफलेन ने, याद रखिएगा। ठीक है, टॉमस रेफलेन ने करी थी, ना कि टॉमस रो ने करी थी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? मनसबदार, अमीर, अमीर ए उम्दा, या फिर उम्दा ए आजम। क्या नाम दिया गया था उनके पद को? दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर अमीर, बी राइट आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूं जहाँ से क्वेश्चन संभावना है कि पूछा जा सकता है।
देखो भारत में है ना, मनसबदारी व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? मनसबदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? अकबर को माना जाता है दोस्तों। भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक अकबर को माना जाता है। इसने ये व्यवस्था 1575 के अंदर शुरू कर दी थी अकबर ने, ध्यान रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था। और इसका उल्लेख है ना आईन अकबरी के अंदर मिलता है। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का शुरुआत करी और 1575 में शुरुआत करी। जनक इसी को माना जाता है। किस में उल्लेख मिलता है? आईन अकबरी में। अकबर ने है ना मनसब को 66 श्रेणियों के अंदर बांटा था, 66 श्रेणी। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्रेणियाँ किसकी हैं? अबुल फजल की। अबुल फजल जो था ना, उसने मनसबदारी व्यवस्था को 33 प्रकार के मनसबों में विभक्त किया, मतलब आधे कर दिए। सबसे छोटा मनसब जो होता था ना वो 10 का होता था, और सबसे जो बड़ा मनसब होता था ना वो 10,000 का होता था दोस्तों। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, अबुल फजल के अकॉर्डिंग। अब इन मनसबदारों को ना 33 को 3 श्रेणियों में डिवाइड कर रखा था इन्होंने। 3 श्रेणियों में कैसे? जैसे एक मनसबदार होते थे ना, वो 10 से लेकर के 500 जात वाले मनसबदार होते थे। एक मनसबदार होते थे दोस्तों 500 से लेकर के 2500 तक के मनसबदार। और तीसरे नंबर पर जो आता है ना वो आता है 2500 से ऊपर के जो मनसबदार होते थे ना वो तीसरे में आते हैं, जिनको अमीर उल उमरा कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा प्रचलित सबसे बड़ा सोने का सिक्का क्या कहलाता था? बताइए। ये पेपर बहुत ही बेहतरीन है, आप सभी को पूरे प्रश्न करने हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका इस टाइम में क्लास से जाना कि आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, तब तो ठीक बात है, अदरवाइज़ कंटिन्यू बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, और जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बाद में इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, पूरे कंप्लीट 60 क्वेश्चंस को। ठीक है ना, आप यूं उड़ाओगे एसएसटी के पेपर को एग्ज़ाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब ऐसे लगेंगे यार अपन तो अभी भी सर से पढ़ ही रहे हैं, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, ऐसे ही होने वाला है। जितने भी मॉडल पेपर आपको करवाए जा रहे हैं, हमने 30 के लिए बोल रखा है, पूरे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ये नहीं है कि क्वेश्चन छपा हुआ है वो याद करना है, जो आपको साथ में बताया जाता है ना वो भी आपको याद करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? संक्षिप्त। तो इसमें ना बी ऑप्शन हो जाएगा। ये सिक्का संक्षिप्त था और ये बहुत मोटा हुआ करता था यार, 101 तोले का हुआ करता था। ये सबसे बड़ा सोने का सिक्का 101 तोले का होता था। देखो एक इलाही सिक्का चलाया गया था, इलाही नाम से, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाया गया था, जिसका मूल्य है ना 10 रुपये के बराबर होता था, आज के 10 रुपये के बराबर। एक जलाली की अगर हम बात करते हैं, इलाही का देख लिया 10 रुपये के बराबर, और ये जलाली की बात करें, ये एक चांदी का सिक्का होता था, वर्तुलाकार होता था, जो 1 रुपये के बराबर होता था। अकबर ने तांबे के सिक्के भी चलाए थे, सोने की मुहर वगैरह भी बनवाई थी इसने। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध बता दीजिए आप। ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध किससे है? राजस्थान से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या बंगाल से? क्या आंसर होगा इसमें? आउवा के थे ठाकुर कुशाल सिंह। इन्होंने एरनपुरा के सैनिकों की सहायता की थी, जिसके कारण मारवाड़ का राजा तख्त सिंह था ना, और अंग्रेज उससे नाराज हो गए थे, और 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर अनाड़ सिंह पंवार और फौजदार राजमल लोढ़ा जो थे ना, इनके नेतृत्व में सेना की दूसरी तरफ से जो कुशाल सिंह चंपावत था उसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध भी हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह की सेना जीत गई थी। खैर बड़ी स्टोरी है ये। यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, विलियम बेंटिंग या रिपन? बताओ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, गाइज यहाँ पर आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग, नंबर 1 ऑप्शन। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अब आप, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ठीक है, देख लीजिए सही है कि नहीं है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। ओके, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ठीक है, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं।
देख लीजिए भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, फटाफट आंसर बता दो सभी दोस्त। अब हमें प्रश्न पूछ रहा है कि सही नहीं है, यानी कि गलत का चयन करना है अपने को। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। 42वां जो संविधान संशोधन था ना दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक भाग 4 क जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें आर्टिकल 51 क भी जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14, 15, 16 और 17। क्या आंसर होगा इसमें बता दीजिए। हाँ, कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो गाइज यहाँ पर आंसर आएगा अपना पहला ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का, बता दीजिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में काम, शिक्षा व लोक सहायक पाने का अधिकार वर्णित है? आर्टिकल 45, 41, 46 और 42। हाँ बढ़िया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसमें आंसर आएगा आर्टिकल 41। ठीक है, अगर आर्टिकल 42 की हम बात करें, इसमें क्या है, राज्य की जो काम की न्याय संगत और जो मनोवाचिक दशाएं हैं ना, प्रसूति सहायता उपबंध, इनके बारे में लिखा हुआ है इसमें। आर्टिकल 45 में किसके बारे में लिखा हुआ है? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसके अलावा 21 आर्टिकल 21 कै के अकॉर्डिंग, कै में भी है ये और आर्टिकल 45 में भी है। 46 में अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है ना, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, इन लोगों के लिए शिक्षा और आर्थिक विकास का संरक्षण और प्रोत्साहन का वर्णन किया गया है इसमें। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 46 देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उच्चाधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों से पूछा जाता है कि आपको इस पद पर कार्य करने का क्या हक है जिस पर आपकी संवैधानिक नियुक्ति नहीं हुई है? ये आदेश या लेख किसके अंतर्गत आता है, बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये प्रश्न, पढ़ा होगा आपने संविधान, जब पढ़ा होगा तब। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? अधिकार परीक्षा, नंबर 1 ऑप्शन। निषेध क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा? किसी भी न्यायालय अथवा अधिकरण में चल रहे विचारों को रोकने का आदेश जो होता है ना, हायर लेवल का जो कोर्ट होता है उसके अंडर वाले जो कोर्ट होते हैं। नंबर का प्रश्न देखिए अब आप, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? बताइए। भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? गाइज यहाँ पर आंसर आएगा लोक चुनाव में मतदान करना, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है ना, क्या करना है? लोक चुनाव में मतदान करना। अगर हम वर्तमान में बात करें मूल कर्तव्य की, भारतीय संविधान में 11 हैं। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? बहुत अच्छा गाइज, यहाँ पर आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा भाई? इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी जो लोकसभा का चुनाव हार करके राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था ये? डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आई के गुजराल मतलब इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों शायद आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के। नरेंद्र मोदी सर्वाधिक मतों के अंतराल से जीतने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 2014 के अंदर यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण दिया था, याद रखेगा, हिंदी में भाषण दिया था। और 1 जनवरी 2015 को आयोग का नाम बदल करके जो योजना आयोग था उसका नीति आयोग कर दिया था। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग होता है, इसको कभी भी खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर बता दीजिए। ग्राम सभा, इसके अलावा जिला आयोजना समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्या उत्तर होगा इसमें? राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर पूछ रहा है। पंचायत समिति हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। हमारे संविधान में जो 73वां अमेंडमेंट हुआ था ना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसमें राजस्थानी पंचायत राज अधिनियम 1994 और पंचायत राज अधिनियम 1996 के अनुसार पंचायत राज के 3 स्तर बताए गए थे, जो कि एक तो शीर्ष स्तर की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है जिला परिषद। क्या आता है भाई? जिला परिषद। अगर हम मध्य स्तर की बात करते हैं ना, वहाँ पर आता है पंचायत समिति, पंचायत समिति। और अगर हम बात करते हैं निम्न स्तर की, है ना, तो निम्न स्तर पर क्या आता है? पंचायत। ठीक है ना, इस तरह से 3 स्तर थे। ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? बताइए। जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? बता दीजिए, रेजिग्नेशन किसे देते हैं ये? यहाँ पर आंसर आएगा प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना लिखित और हस्ताक्षर किया हुआ त्यागपत्र प्रेषित करते हैं और पद से मुक्त हो जाते हैं। 22 देखिए। ग्राम न्यायालय को सबसे पहले शुरू किया गया था राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? क्या आंसर होगा इसमें? बता दीजिए। हाँ, बढ़िया। कहाँ पे किया गया था? मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी में किया गया था। ग्राम न्यायालय को सबसे पहले 2 अक्टूबर 2009 के अंदर एमपी में शुरू किया गया था, भोपाल के अंदर। कैपिटल भी तो है। भोपाल जिले के अंदर एक पंचायत है जिसका नाम है बेरिया जनपद, बेरिया जनपद, वहाँ पे शुरू किया गया था। राजस्थान में अगर हम बात करें, सबसे पहले बस्सी जयपुर के अंदर शुरू किया गया था इसको, बस्सी जयपुर में। ठीक है, सबसे पहले कब किया गया था? 27 नवंबर 2010 में। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये 22 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया, बालकृष्णन, मीरा फातिमा बीबी, Y.V. चंद्रचूड़। तो भैया यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? हीरालाल जे कानिया, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बालकृष्णन की, K.J. बालकृष्णन की, तो ये क्या है ना, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं, दलित मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखना, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसकी जगह ये भी आ सकता है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बर्कनीज, लैम्पर्ट तथा शो, वेगनर और डेविस। बताइए क्या उत्तर होगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर आएगा लैम्पर्ट तथा शो, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही उत्तर अपना। देखो, चक्रवात उत्पत्ति के सिद्धांत होते हैं, जैसे एक तो होता है स्थानीय तपन का सिद्धांत, एक सिद्धांत होता है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। ठीक है, जो बर्कनीज ने 1918 के अंदर दिया था, याद है आपको? एक होता है गतिक सिद्धांत। इस तरह से ये लैम्पर्ट और शो ने दिया था। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक होती है? साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का या भारी वर्षा का? बैरोमीटर में अगर अचानक से गिरावट आ जाए, बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक होती है? तूफान का। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। इनमें से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? वायुमंडल, ओजोन मंडल, जैवमंडल और स्थल मंडल। क्या उत्तर होगा? हाँ, वायुमंडल तो है, जैवमंडल भी है, स्थल मंडल भी है, ओजोन मंडल, ये बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो हमें पृथ्वी से, पृथ्वी के ऊपर जो जीव जंतु हैं, मनुष्य है, यहाँ पे
सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं पराबैंगनी जिनको हम बोलते हैं, उनसे हमारी काफ़ी हेल्प करती है। लेकिन अब की बार तो भयंकर वाला काम हो गया ना। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल परियोजना निम्न में से किस नदी पर संबंधित है या किस नदी पे बनी हुई है? तुलबुल परियोजना बता दो। तुलबुल परियोजना दोस्तों, तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पे है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, याद रखना झेलम नदी के किनारे है। 28 नंबर का प्रश्न देखिए। रचना विधि के अनुसार मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? 4, 2, 3 और 8। रचना विधि के अनुसार मिट्टी के प्रकार पूछे जा रहे हैं आपसे, कितने होते हैं? ओके दोस्तों, यहाँ पर ना रचना विधि के अनुसार मिट्टी के प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? एक तो मिट्टी होती है स्थानीय मिट्टी, स्थानीय मिट्टी होती है एक तो, ठीक है। यानी कि ऋतु क्रिया के प्रभाव से जो विखंडित चट्टानें होती हैं ना, जब अपने मूल स्थान से नहीं हटती हैं या फिर बहुत कम हटती हैं, तो इस प्रकार से जो मिट्टी बनती है ना, उसको स्थानीय मिट्टी कहा जाता है। एक होती है विस्थापित मिट्टी। विस्थापित मिट्टी नदी, हिमनद, जो हवा वगैरह होती है, पवन, इन सब के प्रभाव से विखंडित हो जाती है। चट्टानों से बनी मिट्टी जब अपने मूल स्थान से हट करके दूर चली जाती है ना, तो इस तरह से जो निर्मित मिट्टी होती है उसको विस्थापित मिट्टी कहा जाता है। हो गया याद? आगे चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। श्वेत क्रांति का संबंध बता दीजिए किससे है? गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या तो फिर मत्स्य उत्पादन। क्या आंसर होगा इसमें? जल्दी करो। देखो दोस्तों, अच्छे रिजल्ट्स अगर आपको लाने हैं ना, तो बातों से नहीं, आपको रातों से लड़ना पड़ेगा। आपको पता हो, आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं करता, आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता है, ध्यान रखना। लेकिन आप उस जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको किस मन से कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो एक तो आपकी जो स्टडी होती है ना, वो ऐसी होती है, आपके मन में ऐसा होता ही नहीं है, एक चल रहा होता है कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा सिलेक्शन। एग्जाम में लास्ट तक यही चल रहा होता है, पेपर दे रहे होते हैं तब भी यही चल रहा होता है। पेपर हमारा ख़राब भी हो गया है, फिर भी हम यही सोच रहे हैं कि शायद हो जाए, क्या पता भगवान की दया से। कैसे हो जाएगा? जब आपने मन लगा करके कुछ किया ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा ना। आप मन लगा करके किसी काम को शिद्दत से करते हैं ना, तो सारी कायनात आपको उस काम से, उस लक्ष्य से मिलाने के लिए लग जाती है। समझे तुम? ये सत्य बात है दोस्तों। प्रकृति हमारा सपोर्ट करती है, बट हम किसी काम को मन से तो करें। तो आप एक बार मन से पढ़ाई करके तो देखिए, कुछ दिन आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे, 2 गुना रिजल्ट मिलेंगे आपको। बट एक बार करके देखो मन से, पूरी जी जान लगाओ, पूरा मन लगाओ, स्टडी से प्यार करो, फिर देखो मज़ा आएगा आपको। ठीक है? यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ऐसे नहीं है कि सारी बुक आपको एक ही दिन में याद कर लेनी है। अगर ऐसी कैपेसिटी है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी याद करेंगे ना तो बहुत सारा हो जाएगा एक दिन। ओके, और उस बहुत सारे से हमारा काम बन जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर दुग्ध उत्पादन राइट आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। देखो, भारत में श्वेत क्रांति लाने का जो श्रेय दिया जाता है ना, वो दिया जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नाम याद रखना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है भारत में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय। भारत को विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने का उद्देश्य 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड नाम से एक अभियान चलाया गया था, जो आगे चल करके श्वेत क्रांति के रूप में जाना गया, वो ये है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बता दीजिए। केरल, लक्षद्वीप, हरियाणा और पंजाब। देखिए, आप में से कई बार कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ जाते हैं कि सर उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए। देखो भाई, हम पेपर बनाते हैं और हमने आज से पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना दोस्तों, उन सभी का एनालिसिस किया है, तभी जाकर के हम पेपर बनाते हैं पूरा कंप्लीट, है ना। पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, हमें पता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो हम बेहतर तरीके से इस चीज़ को जज कर पा रहे हैं। आप इस चीज़ के अंदर दिमाग ना लगाने के बजाय आप केवल जो हम दे रहे हैं ना, उस पर दिमाग लगाएंगे तो बेहतर होगा। ओके,
चलो देखो, यहाँ पे राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। मैं आपको बता दूं, केरल का लिंगानुपात 1084 है। लिंगानुपात बोले तो 1000 महिलाओं के पीछे पुरुष कितने हैं, उनकी संख्या। अरे सॉरी यार, उल्टा बोल दिया। 1000 पुरुषों के पीछे मतलब महिलाओं की जो संख्या होती है ना, वो कितनी है, वो कहलाता है आपका लिंगानुपात। ठीक है, जैसे आपके राजस्थान के अंदर, अपने प्यारे राजस्थान के अंदर पूरे पुरुष काउंट कर लिए गए, पूरी महिलाएं काउंट कर ली गई। तो 1000 जैसे टोटल महिलाएं, उनमें 1000 का भाग दिया, उनके पीछे पुरुष लेकर के वो काउंटिंग निकाल ली जाती है। आपके गांव में निकाल सकते हो आप, पुरुष 1000 हो गए हैं तो महिला भी काउंट कर लो, वो आपका लिंगानुपात हो जाएगा। आपके गांव का आप खुद निकाल सकते हो। 2 नंबर पे दोस्तों आता है तमिलनाडु। कौन सा आता है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है ना, इसका लिंगानुपात है 996। तीसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। 3-4 मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। 993 है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, एक है मणिपुर। मणिपुर का है दोस्तों 992। ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हो। 1 नंबर पे केरल, 2 पे तमिलनाडु, 3 पे आंध्र प्रदेश, 4 पे मणिपुर। 5वां भी बताऊँ ना तो छत्तीसगढ़ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991। ये आसपास में सारे। मैदानी प्रदेश के दक्षिण भाग में अनियमित पहाड़ियों को क्या कहते हैं, बताइए। बरखान, अर्धचंद्राघाट टीले, बालू का स्तूप और डांग प्रदेश। देखो दोस्तों, मैदानी प्रदेश के दक्षिण भाग में है ना, जो अनियमित पहाड़ियाँ होती है ना, उनको डांग कहा जाता है। ये हमारे चंबल वाले एरिया में मिल जाएंगी। ठीक है, जो भरतपुर वाला एरिया ना, वहाँ पे कुछ उपजाऊ मैदान भी हैं, जो यमुना के मैदान का पश्चिमी उत्तर भाग है। ठीक है, और ये जलोढ़, जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है ना, उससे बने हुए हैं। तो इसके दक्षिणी भाग में अनियमित पहाड़ियाँ हैं जिनको डांग कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए। वो झील बताओ जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। फटाफट से आंसर कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। ओके राइट, वो झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। गाइज यहाँ पे आंसर आएगा बी ऑप्शन, राजसमंद होगा। राजसमंद के उत्तरी भाग को नो चौकी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नो चौकी कहा जाता है, जहाँ पर रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा के अंदर 25 काले रंग के संगमरमर के शिलालेख बने हुए हैं, जहाँ पे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलता है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किसमें किसकी हैं? मक्का की हैं, चने की हैं, गेहूं की हैं, या तो फिर चावल की हैं, बताइए। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल, मेघा, ये है दोस्तों मक्का की। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। मक्का राजस्थान के दक्षिणी भाग में होती है, अरावली वाली पहाड़ियों के अंदर। अरावली प्रदेश है ना, वहाँ पे लोग पहाड़ी पे भी मक्का की खेती करते हैं, मेड़ वगैरह, डोली वगैरह बना करके सीढ़ीदार खेती करते हैं वो। 34 देखिए। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है, बता दीजिए। झामर कोटड़ा किस खनिज से संबंधित है? यहाँ पे आंसर आएगा रॉक फॉस्फेट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। झामर कोटड़ा राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले में है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है। मानपुरा माचेड़ी सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स के रूप में, या हैंडीक्राफ्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में? क्या उत्तर होगा इसमें, बता दीजिए। गाइज यहाँ पर हमारा आंसर आएगा चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जयपुर जिले के अंदर मानपुर माचेड़ी जो है ये चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया गया है। आगे चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था, बताओ। क्या आंसर होगा? उमर खान, अकान खान, नुसरत खान और उलुग खान। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उलुग खान हो जाएगा। देखो, दिल्ली वापस लौटने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने है ना रणथंभौर दुर्ग और जाहिन का जो क्षेत्र था ना, वो किसको दे दिया था? उलुग खां को दे दिया था कि भाई तुम राज करो, यहाँ पे तुम ऐश करो। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, क्योंकि क्या कारण है इसके पीछे, बताओ क्यों कहा जाता है?
संगीत प्रेमी थे, लिखने में प्रेमी थे, दुर्ग प्रेमी थे या युद्ध प्रेमी थे? हाँ, संगीत प्रेमी थे दोस्तों, ये पहला ऑप्शन होगा। देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, यहाँ पे कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी है। इससे हमें महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, कीर्ति स्तंभ से भी और कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है ना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, दोनों से हमें कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। कुंभा को साहित्य ग्रंथ और जो प्रशस्तियां हैं, इनके अंदर काफ़ी फेमस मैं आपको बताऊं, अभिनव भट्टाचार्य, महाराजाधिराज, राव राय, रायन, राणो रासो, महाराणा कुंभा, कई सारी उपाधियां इसको मिली हुई थी। महाराणा, राणो रासो, दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, हिंदू सुल्तान, मतलब उपाधियों का तो भंडार ले रखा था कुंभा ने। आगे चलते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मोहनोत नैन सिंह किसके शासनकाल में जोधपुर के मंत्री थे? राव गज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा अजीत सिंह और राव सूर सिंह। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? बहुत ही बढ़िया गाइस, देखो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह। क्या आंसर हो जाएगा? महाराजा जसवंत सिंह हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। मोहनोत नैंसी को है ना मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है, ध्यान रखना, अबुल फजल। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखोगे? मोहनोत नैंसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है। तो पूछ ले, बताइए मोहनोत नैंसी को किसने राजस्थान का अबुल फजल कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। या फिर ऐसे पूछ ले, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? मोहनोत नैंसी को कहा है। या फिर ऐसे पूछ ले, बताइए मुंशी देवी प्रसाद ने अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा है? तो मोहनोत नैंसी को कहा है। सिंपल, कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सिंपल याद रखना, इतनी सी बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? बताओ, बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? राव कृष्ण सिंह के टाइम में 1897 के अंदर। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राव कृष्ण सिंह था ना, ये 1894 के अंदर जागीरदार बना था यहाँ का। इसके समय बिजोलिया के किसानों के ऊपर 84 प्रकार के लाग बाग थे जो वसूल किए जाते थे। उनसे ही परेशान होकर के इस आंदोलन को शुरू किया गया था। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है ये और शांतिपूर्वक अहिंसक समाप्त होने वाला आंदोलन भी है ये। 39 हो गया। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? क्या उत्तर होगा इसमें बता दो। प्रताप सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। तो गाइज यहाँ पर आंसर आएगा पहला ऑप्शन, प्रताप सिंह बारहट। क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहट केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। 41 देखिए अब आप, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बता दीजिए, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। गाइज यहाँ पे आंसर आएगा विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। विजय स्तंभ जो है ना, इसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है इसको। विक्ट्री स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, विक्ट्री स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? आगे चलते 42 देखिए, हरणी महादेव मंदिर स्थित है भीलवाड़ा, चूरू, बांसवाड़ा और सीकर। बताइए हरणी महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है भीलवाड़ा जिले के अंदर। ठीक है, भीलवाड़ा में स्थित है। सवाई भोज जो था ना, इनका मंदिर, तिलेश्वर महादेव का मंदिर, ये भी भीलवाड़ा में स्थित है। 43 देखिए, कूद नृत्य किस जनजाति का है? नृत्य का नाम क्या है? कूद। आपको बताना है कौन सी जनजाति का नृत्य है ये। भील जनजाति का है, मीणा जनजाति का है, कथोड़ी जनजाति का है या गरासिया जनजाति का है? तो दोस्तों ये है गरासिया जनजाति का। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, गरासियाओं का कूद नृत्य वालरा नृत्य के समान होता है। जो वालरा नृत्य होता है ना, उसके समान होता है। इस नृत्य में लय के रूप में तालियों का प्रयोग भी किया जाता है और फिर यह नृत्य किया जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गोगा जी का मेला, प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगता है। ठीक है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर लगता है? इस प्रश्न के साथ में एक लाइक का बटन तो दबना चाहिए दोस्तों, बनता है ये तो। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा दीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा
कारगर साबित होने वाला चैनल है। तो दबाइए, रोजाना क्लासेज लीजिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। चलो देखो, यहाँ पर है ना अपना राइट आंसर होगा गोगा जी की ओल्डी। कहाँ पे? सांचौर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांचौर है जालोर जिले में। ठीक है, तो गोगा जी का दूसरा मिला, गोगा जी की ओल्डी है ना। एक ढाणी है जिसका नाम है किलोरियो की ढाणी। है क्या भाई कोई यहाँ से? किलोरियो की ढाणी, यहाँ पे लगता है ये मेला, सांचौर के अंदर है, जालोर में, किलोरियो की ढाणी। ठीक है, आगे चलते हैं। 44 हो गया, 45 देखिए। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा या कमायचा? तो बताओ क्या उत्तर होगा इसमें दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर होगा अलगोजा। अलगोजा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र है ये, हो जाएगा याद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए अब आप। ये है बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक पूछ रहे हैं आपसे। बताइए कौन है बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक? कृष्णा आड़ा, भगत राम शाह है, बांकीदास और नरोत्तम। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन, भगत राम शाह है। बांकीदास ने बांकीदासरी ख्यात की रचना करी थी। ठीक है, बांकीदासरी ख्यात इसकी रचना करी थी और इसके अंदर जोधपुर राज्य के बारे में लिखा हुआ है। जोधपुर राज्य का वर्णन है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली बता दीजिए आप। कैसी बोली है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की? रांगड़ी है, मालवी है, या फिर उपरोक्त दोनों आएगा राइट आंसर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखो दोस्तों, यहाँ पर है ना हमारा जो सही आंसर आएगा ना वो आएगा मालवी। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा दोस्तों। देखो, एक तो रतलामी है ना, रतलामी के अलावा उमठवाड़ी, उमठवाड़ी, ये बोलियां है ना, ये मालवी की उप बोलियां हैं। क्या है? उप बोलियां हैं ये, किसकी? मालवी की। तो यहाँ पर है ना बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी पाठ्य पुस्तक विधि की उपयोगिता नहीं है? प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी पाठ्य पुस्तक विधि की उपयोगिता नहीं है। इसमें पाठ्य सामग्री सुनियोजित व सुसंगठित होती है, ये विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होती है, इसमें रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता, पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की अन्य विधियों पर आधार है या फिर आधारित है। तो गाइज यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसमें रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक विधि में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, कमेटी ऑफ 10 द्वारा सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय जोड़ा गया था? मैंने पहले भी पूछा था, ये प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस पूछ रहा हूँ। यहाँ पे क्या आंसर होगा? समाजशास्त्र। याद हो ही जाएगा आपको ये तो। सोशलॉजी सब्जेक्ट एडेड टू सोशल स्टडीज बाय कमेटी ऑफ 10, तो इसमें तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का। बताइए एजुकेशन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? हिंदी, उर्दू, लैटिन या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें? गाइज यहाँ पर हमारा आंसर होगा लैटिन, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, शिक्षा शब्द जो है ना, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एक और शब्द है जिसका नाम वो जिसको बोला जाता है एड्रेकेशन। एड्रेकेशन नहीं बोला जाएगा, एड्रेकेटम बोला जाएगा। ठीक है, एड्रेकेटम। एडुकेशन शब्द है ना लैटिन भाषा के एड्रेकेटम शब्द से बना है। इसके अंदर दो शब्द शामिल होते हैं, एक तो ई बोले तो ये वाला ई है ना, और एक होता है ड्यूको, ये वाला। ई का मतलब होता है अंदर, ठीक है, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर, आगे बढ़ाना। तो अंदर से आगे की ओर बढ़ाना, अंदर से बाहर की ओर लाना, अंतर्निहित हमारे जो भाव हैं, बातें हैं, उनको बाहर लाना, ये इसका मतलब होता है। 51 देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? बता दीजिए। योजना विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि या फिर उपरोक्त सभी? क्या उत्तर होगा इसमें?
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, है ना। उपरोक्त सभी हो जा, ओ सॉरी, व्याख्यान विधि हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए नहीं होती? व्याख्यान विधि के लिए नहीं होती है। बाकी योजना के लिए भी होती है, समस्या समाधान के लिए भी होती है, काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे। बाकी में तो कंप्यूटर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? लेरी पेज, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज या रोजेनबर्ग? तो बताओ, कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? गाइज, कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेवेज को। ठीक है भाई, यस। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज, वेब ब्राउजर, यूनिक्स और लाइनवर्क्स। लाइनेक्स जो होता है ना, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है जिसके ऊपर विंडो हम रन करते हैं। लाइनेक्स भी एक तरह का विंडो ही है वैसे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? वेब ब्राउजर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर या कमांडर? दोस्तों इसे कहा जाता है इंटरप्रेटर। नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें। क्लियर है सभी का? आगे चलते हैं 55 नंबर में। बाहरी शिक्षा संस्थानों के प्रशिक्षण किस प्रकार के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किए जाते हैं? परिमाणात्मक, गुणात्मक, आंतरिक या बाह्य? तो बताओ दोस्तों क्या उत्तर होगा इसमें? दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा बाह्य, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं अब हम। कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है बनास, पार्वती, काली सिंध और जाखम। मतलब चंबल की सहायक नहीं है, सिंपल समझो आप बात को, ऐसे पूछ रहा है ये। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा जाखम, डी ऑप्शन। देखिए चंबल नदी जो है ना, मध्य प्रदेश से आती है, दक्षिण से एंटर करती है राजस्थान के अंदर, चौरासीगढ़ के पास में, चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे, और फिर ये ऐसे बहती है पूर्व की ओर, दक्षिण से आके पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा भी बनाती है, प्राकृतिक सीमा, कई बार आपने देखा होगा। इसका कुल अपवाह क्षेत्र 19,500 वर्ग किलोमीटर है। कुल लंबाई की बात करें 965, राजस्थान में 370, आप याद रखिएगा। काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, ये कई सारी सहायक नदियां हैं। बनास बाईं ओर से मिलने वाली है, मेज बाईं ओर से मिलने वाली काफ़ी बड़ी नदियां हैं। गांधी सागर बांध है ना, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, ये इसके ऊपर बांध भी बने हुए हैं। रामेश्वरम के पास में त्रिवेणी संगम भी होता है बनास, सीप और चंबल नदी का, जहाँ पे बनास नदी एंड हो जाती है यहाँ पे मिल करके, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के पास में। ठीक है, चलो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर का। डीडवाना झील कहाँ पे है बताइए? डीडवाना नाम से ही वैसे तो पता ही लग गया होगा। देखो दोस्तों, जो भी खारे पानी की झीलें हैं ना, और जिनके लास्ट में ना आ रहा है या न आ रहा है, बीच में या लास्ट में कहीं भी, वो नागौर जिले में, नागौर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नागौर जिले में होती हैं, जिनके ना न बीच में हो ना, खारे पानी वाली की बात कर रहे हैं, वो नागौर जिले में आएंगे। एक ट्रिक है सिंपल सी, आप पूरी खारे पानी वाली लिख लेना, किसी में भी न नहीं आएगा जो नागौर में ना हो, न वाली नागौर में ही होंगी, न कहीं भी आए, आप ये कर लो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का। रामपुरा आंगूचा क्यों प्रसिद्ध है बताइए? लोह के लिए, तांबा उत्पादन के लिए, जस्ता के लिए, या तो फिर बेरिलियम के लिए? क्या उत्तर होगा इसमें? रामपुरा आंगूचा गाइस ये जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, मांडवा की पाल क्यों प्रसिद्ध है बताओ? मांडवा की पाल, हाँ बढ़िया। मांडवा की जो पाल है ना दोस्तों, ये फ्लोराइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए अब आप। ये इस टॉपिक से ही ले लिए मैंने तीन चार क्वेश्चन ये वाले, क्योंकि पहले 3-4 पेपर जो थे ना उनमें ये नहीं लिए थे, इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आए हुए एग्जाम्स के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न वापस भी कभी ना कभी रिपीट जरूर होने वाला है। हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप इसीलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हो। भद्रावती प्रसिद्ध है, भद्रावती लोह इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नंबर बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बढ़िया, ओके। तो इस तरह से ये आपका पेपर होता है,
आप रिवीजन ज़रूर कीजिए आप सभी दोस्त।